Hi, everything comes to you at the right time. Be patient and trust the process. Today is day 346, 11th of December 2020. We are going to talk about all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। बारहसिंगा स्वॉम्प डियर ये स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का। इंडियन स्टेट जिसको बोला जाता है गॉड्स ओन कंट्री उसका नाम है केरला। केरला इज वेरी ब्यूटीफुल। लेजिम फोक डांस है महाराष्ट्र का। ईरानी कप होता है क्रिकेट में। जोनल काउंसिल को हेड करते हैं होम मिनिस्टर और नामेरी नेशनल पार्क असम में लोकेटेड है। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन। आज के सवाल है, ये एक बुक है इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड की एक कल्ट फॉलोइंग है, स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है। ये एक बुक है, इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बिलोंग टू विच कंट्री? किस कंट्री से कार्ल मार्क्स बिलोंग करते थे? इस कंट्री से बहुत सारे फेमस जोग्राफर्स भी हैं। द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड इज। नेम द पॉलिटिकल थिंकर जिन्होंने पॉपुलराइज किया, फर्स्ट टाइम यूज किया ये टर्म जिसका नाम है स्टेट। स्टेट पॉलिटिकल थिंकर का नाम क्या है? वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट में वैकेंसी होती है तो उसको कितने महीने के अंदर फिल करना जरूरी है? विद इन हाउ मेनी मंथ्स? सीट ऑफ केरल हाई कोर्ट लोकेटेड कहाँ पर है? यूजुअली कैपिटल में होती है हाई कोर्ट की सीट, स्टेट कैपिटल में, बट कुछ जगह डिफरेंट जगह भी लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश की जबलपुर में है या फिर जोधपुर है। तो केरल हाई कोर्ट का सीट कहाँ पर लोकेटेड है? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है रैक हैवॉक, मतलब बहुत डिस्ट्रक्शन करना, केओस लाना, दैट इज कॉल्ड रैक हैवॉक। सुनामी, अर्थक्वेक, साइक्लोन, रैक हैवॉक। en route मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ जर्नी, यू आर en route टू योर ड्रीम डेस्टिनेशन, ऑन द वे हो। ग्रेन एंड चाफ मतलब जो अनइम्पॉर्टेंट चीज है उससे इंपॉर्टेंट चीज को सेपरेट करना। एक्चुअली इसका इडियम होता है व्हीट एंड चाफ, हमने 5 मिनट इंग्लिश में देखा था। सेपरेट थिंग्स और पीपल दैट आर ऑफ हाई क्वालिटी। फैसिशियस का मतलब होता है ट्रीटिंग सीरियस इश्यूज विद डेलिबरेटली इनएप्रोप्रिएट ह्यूमर, मतलब बहुत महत्वपूर्ण बातों को नॉन सीरियसली लेना। पेडागोजी का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। जैसे अपना तरीका है ओल्ड स्कूल, हम एम्फेसाइज करते हैं रीडिंग पे, राइटिंग पे और पेन एंड पेपर मेथड में। सो दीज आर वोकैबुलरी फॉर टुडे जो आगे हम न्यूज़पेपर में देखने वाले हैं। If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल रिफ्लेक्ट इंडियाज एस्पायरेशन, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। देन लॉ सूट्स कुड फोर्स फेसबुक। फेसबुक ऑनर है इंस्टाग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी, हो सकता है फेसबुक को सेल करना पड़े इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। हेल्पेज इंडिया को यहाँ एक प्राइज मिला है। दिस इज फेदर वॉच वैक्सीनेशन ड्राइव। ये एंथ्रेक्स के कुछ केसेस फिर से नजर आए हैं एलिफेंट में। विल हैव अ टॉक। मिनी काजीरंगा पोबितोरा। ये नया दिल्ली का रेलवे स्टेशन न्यू डिजाइन है। दिस इज ग्रेन एंड चाफ ट्रू टू इट्स नेम। दिस इज प्रेज किया है DCGI ने कि इसने अपने जो नियम है, प्रोटोकॉल्स है, प्रोसेस है उसको ऑनर किया। ऑल इज नाउ फेयर इन इंडियाज एलिंग पेडागोजी स्पेसेस। वेरी गुड आर्टिकल, NCERT चीफ ने लिखा है, एक्स चीफ, एंड वेरी वेरी गुड आर्टिकल। आर IT प्रोजेक्ट मैनेजर्स फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। IT में भी कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे। ईरान का कैलकुलेटेड रिस्क, ये कुछ हेडलाइंस हैं। और फिर ये इंडियन एक्सप्रेस में माइक्रो क्लाइमेटिक एंड स्ट्रेस पॉइंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर उत्तर प्रदेश एक मैप बच गया था, तो लेट अस टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश एज वेल. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. ये इंडियन एक्सप्रेस है दिल्ली एडिशन और ये द हिंदू है दिल्ली एडिशन. CBSE के जो एग्जाम्स डेट्स हैं वो फिक्स होंगे आफ्टर डिस्कशन. यहाँ पे मिनिस्टर ने कहा है कोविड काउंट. ब्रिटेन संडे डेडलाइन फॉर ब्रेक्जिट टॉक विद यूरोपियन यूनियन. कोविड के केसेस. गवर्नमेंट और फार्मर्स अभी नो हेडवे, कोई प्रोग्रेस यहाँ पे दिख नहीं रही है. न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल रिफ्लेक्ट इंडियाज एस्पायरेशन. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. अमालगमेशन है, ये जो नया बिल्डिंग है दिस इज पॉलीगॉन.
एमालगमेशन है न्यू और एंशंट का। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये नई सीट ऑफ पावर होगा। सम ऑफ द फीचर्स हैं, जैसे ये ट्रायंगुलर है, ऐसा शेप है इसका, इसका इतना एरिया है। लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल लॉन्च भी है यहाँ पे। नेशनल एम्बलम यहाँ पे क्राउन होगा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में। ये किस पिलर से लिया गया था नेशनल एम्बलम? इंडिया ईयरबुक में काफ़ी पहले हमने ये देखा था नेशनल एम्बलम और इससे रिलेटेड बैक स्टोरी। लोकसभा की इतनी सीट्स हो सकती है, राज्यसभा की इतनी सीट्स हो सकती है। थीम क्या होगा? इंटीरियर जो है ना, बिकॉज ये एमलगमेशन है मॉडर्न का भी और क्लासिक भी, तो जो थीम ऑफ इंटीरियर्स है, तो लोकसभा में पिकॉक है, पिकॉक मतलब हमारा नेशनल बर्ड। राज्यसभा में लोटस है, लोटस मतलब नेशनल फ्लावर। और सेंट्रल लॉन्च है वो है बनियान ट्री, बनियान ट्री मतलब नेशनल ट्री। बनियान ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं आप बताओ? सो ये हमारी नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग है। कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट अभी दिसंबर से ही हो जाना था, बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ स्टे लगाया, चैलेंजेस किए कि देर आर सर्टेन इरेगुलरिटी जिस पे क्लैरिफिकेशन लाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर इसका टाटा प्रोजेक्ट्स है, आर्किटेक्ट एचसीपी डिजाइन ने किया है और डेडलाइन इसकी अक्टूबर 2022 है। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, करीब 971 करोड़ रुपए में ये पार्लियामेंट बनके तैयार होगी। सो एस्पायरेशन ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया है। पिछले लास्ट 100 ईयर्स से कुछ बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए करंट बिल्डिंग में, जो अभी फिलहाल की पार्लियामेंट है। बट हर चीज़ का एक एज होता है, उसमें मेंटेनेंस एंड मॉडिफिकेशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे डिसाइड किया गया कि एक नया बिल्डिंग चाहिए। एज लॉन्ग एज द वर्ड एग्जिस्ट, कॉन्वर्जेशन मस्ट कॉन्टिन्यू, ये बड़ा एम्फेसाइज किया है प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच में। कॉन्वर्जेशन, कॉन्वर्जेशन मतलब डिबेट, डिस्कशन। हेल्दी पार्लियामेंट का ये एक एसेंशियल पार्ट होता है। बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पॉसिबल है। एक बार आप 9th 10th 11th पॉलिटिकल साइंस का बुक पढ़िए, एनसीईआरटी, बहुत अच्छे पॉइंट्स वहाँ पे दिए हुए हैं। जो बैक स्टोरी होती है ना, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी उससे इन सब चीज़ों की। तो जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी के बहुत सारे मेरिट्स हैं। डेमोक्रेसी में इतना डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होता है। तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग रिफाइन होती है। आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स में वंडरफुली यू एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। तो पार्लियामेंट को बोला जाता है द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन पार्लियामेंट। अब इस पे डिस्कशन करिए। लोकतंत्र का मंदिर, भारतीय सांसद चर्चा करें। तो इसमें अब हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम एथोज लिख सकते हैं। अब बिकॉज ये पेपर अब पार्लियामेंट है, डेमोक्रेसी है, GS2 का पेपर है, GS2 का सवाल है। इसमें आप क्या लिख सकते हो? पहले कुछ आप इसका बैकग्राउंड बता सकते हो। इंडियन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या फीचर्स होते हैं, पार्लियामेंट का क्या मैंडेट होता है, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे, वो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, हमको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस all these things you can discuss these things, you can identify certain challenges as well। जैसे पार्लियामेंट में चैलेंजेस क्या होते हैं। अब इधर जो भाषा लिखनी है ना, वो पॉलिटी की भाषा लिखनी है। फॉर एग्जांपल आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का बात लिखो, पार्लियामेंट का कौन सा आर्टिकल है, किस बात पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आवर होता है जिसमें डिस्कशन होता है। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसकी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सेट की जाती है। लोकसभा रिस्पॉन्सिबल होती है, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दिस सरकार। तो ये एक चेक एंड बैलेंस होता है। डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये। सो ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें ऐसा कुछ सही गलत नहीं है। गलत क्या होगा, जैसे बहुत ही एक्सट्रीम और रेडिकल चीज आपने लिख दिया कि नहीं पार्लियामेंट इज लाइक बहुत ही अगेंस्ट आप जा रहे हो। नो, जो फंडामेंटल इथोज हैं हमारे सरकार में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वी आर प्रो डेमोक्रेसी, वी आर प्रो पार्लियामेंट। ओके, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप आइडेंटिफाई करें और उसके सॉल्यूशंस भी बताएं। बट ऐसा नहीं कि एकदम एक्सट्रीम एंड में आपको चले जाना है डेमोक्रेसी एंड ऑल, नो। ऑलराइट, सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज अबाउट लॉ सूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, समझना। फेसबुक को बोला जा रहा है आप सेल करो इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। क्यों? बिकॉज ये जो टेक जाइंट्स होते हैं ना, इनमें ऐसी टेंडेंसी देखी गई है टेक्नोलॉजी दिस कंपनीज में कि जैसे एक अर्ली स्टार्ट एक कंपनी को मिला ए, अब जो दूसरी कंपनी अगर फिर कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट ला रही है, ग्रोथ कर रही है, बिकॉज स्टार्टअप्स में ग्रोथ बहुत जल्दी होती है,
तो ये एक कंपनी क्या करेगी, दूसरी बहुत सारी कंपनीज को या तो ग्रो नहीं करने देगी या फिर उनको परचेज कर लेगी, उनको अपने अंदर ले लेगी और फिर इनका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो वो बेनिफिट पेरेंट कंपनी को होगा। तो फेसबुक ने ऐसा ही कुछ किया था। फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीदा, इंस्टाग्राम खरीदा। अब जो नए स्टार्टअप्स भी होते हैं, ग्रोथ होती है, तो इसमें बहुत अनसर्टेनिटी होती है। आपको पता नहीं होता कि कितना बेनिफिट होगा, क्या फ्यूचर होगा, किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो मैनी टाइम्स जो स्मॉलर कंपनीज होती है और ये जो जायंट्स होते हैं, इनके पास तो खूब पैसा होता है, तो ये इन छोटे छोटे स्टार्टअप्स को पैसे देके खरीद लेती है और फिर इनकी ग्रोथ को हैम्पर कर देती है। इनोवेशन नहीं आ पाता, विच इज़ अगेंस्ट कॉम्पिटिशन। और जो यूजर्स हैं ये उनके अगेंस्ट है, बिकॉज इससे क्या होती है, मोनोपोली होती है। फिर जब जैसे ए कंपनी है, इसने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, सब चीज इसने कर लिया, कंपटीशन हटा दिया, अब ए यहाँ पे मोनोपोली कर सकती है, अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकती है और फिर इसका ऑल्टरनेटिव होगा नहीं और फिर जो ए बोलेगा वही करना पड़ेगा। सो दिस इज द थ्रेट। US Federal Trade Commission and nearly every US state filed lawsuits against the company. Now see the convergence. ये 50 डिफरेंट स्टेट्स हैं, ट्रेड कमीशन उनकी बॉडी भी है, सब ने मिलके यहाँ पे फाइल किया है दिस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। स्ट्रैटेजी क्या है, या तो खरीद लो पैसे देके या फिर उसको ग्रो नहीं करने दो। बाय और बरी स्ट्रैटेजी होती है। ये स्ट्रैटेजी होती है टू स्नैप अप राइवल्स एंड कीप स्मॉलर कॉम्पिटिटर्स एट बे, उनको ग्रो ही नहीं करने दो। फॉर एग्जाम्पल 2012 में इंस्टाग्राम खरीदा, व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा था 2014 में। दिस इज ह्यूज मनी। तो इससे क्या होता है, अब इतना पैसा खर्च हुआ है तो पैसा की फिर वसूली भी होती है, फिर जो यूजर्स होते हैं फिर वहाँ पे मोनोपोली, एडवर्टाइजमेंट, ये फिर रेवेन्यू रिकलेक्ट भी हो जाता है। बट द पॉइंट इज, ये जो प्रैक्टिसेस हैं आर दे राइट? मोनोपोली जो होती है मार्केट में, क्या ये करेक्ट है? इससे क्या होता है, कंपटीशन नहीं आता है, इससे जो यूजर्स होते हैं वो डिसएडवांटेज में रहते हैं, इससे प्राइस के मामले में, सर्विसेज के मामले में उनके बहुत सारे राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो मोनोपोली, दैट इज वाई हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब ये सवाल है, अब इस सवाल को भी सोचिए आप कैसे लिख सकते हो। द डोमिनेंस ऑफ बिग टेक, डू यू थिंक दिस इज इंडीड अ कॉज ऑफ बिग कंसर्न? क्या आपको सही में लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, वास्तव में बड़ी चिंता का कारण है? डोमिनेंस ऑफ बिग टेक, जैसे गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, एप्पल हुआ, ये सब बिग टेक बन गए। अमेजोन हुआ, दीज आर बिग टेक, बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज द सेकेंड वन। इसमें भी पॉइंट्स बताइए, विद इन द स्कोप बताइए जो हमारे सिलेबस में है, और टू द पॉइंट होने की कोशिश करिए, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है, एंड क्लियर अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रक्चर्ड वे में लिखने की कोशिश करनी है। दिस इज ऑल्सो एन आर्ट और ये ग्रेजुअली डेवलप होती है। ओके, सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है, हेल्प एज इंडिया प्रेजेंटेड UN पॉपुलेशन अवार्ड फॉर 2020। हियर, ये यहाँ लिखा है, हेल्प एज इंडिया प्रेजेंटेड यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड फॉर 2020। अभी हम ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, इसको मैं जल्दी कंप्लीट करूंगा। अभी ह्यूमन ज्योग्राफी भी, मैथ्स भी आई एम वर्किंग अच्छे से सिस्टमैटिकली, वो भी स्टार्ट कर देंगे अभी हम। हेल्प एज इंडिया प्रेजेंटेड यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड फॉर 2020। इवन 5 मिनट इंग्लिश भी आई एम मिसिंग, इसको भी वापस शुरू करना चाहिए, क्विज को भी करना चाहिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स। पेपर भी डिस्कस करना था हमें, वेट हम कुछ करते हैं, इसे स्पीड अप करते हैं। हेल्प एज इंडिया प्रेजेंटेड UN पॉपुलेशन अवार्ड फॉर 2020। सी, UN पॉपुलेशन अवार्ड है 2020, इसमें इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी होती है और एक होती है इंडिविजुअल कैटेगरी। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में इस इंस्टीट्यूट को अभी अवार्ड मिला है, पॉपुलेशन अवार्ड, पॉपुलेशन, डेमोग्राफी। NCERT ह्यूमन ज्योग्राफी के जो 3 चैप्टर हैं, 2, 3, 4, वेरी गुड चैप्टर, हैव अ रीड, सिलेबस बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ UN पॉपुलेशन अवार्ड, ये ऑनर मिला है एक इंडियन इंस्टीट्यूशन को। ये एस्टैब्लिश हुआ था दिस अवार्ड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1981 में। ये जो अवार्ड है पॉपुलेशन अवार्ड का, ये रिकॉग्नाइज करता है कंट्रीब्यूशन जो दिया है फील्ड ऑफ पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। इस पार्ट में हेल्पेज इंडिया को रिकॉग्निशन मिला है। हेल्पेज इंडिया वर्क कर रहा था द कॉज एंड केयर ऑफ डिसएडवांटेज्ड ओल्डर पर्सन्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका इंप्रूव करने के लिए, तो रिकॉग्निशन मिला है। एक्सेलेंट। इफ वी मूव फर्दर, सो दिस वाज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। इफ वी मूव फर्दर, दिस इज द सीन प्रोटेस्ट साइट पे, हाइजीन एक कंसर्न है, फार्मर्स गेट डर्टी टॉयलेट्स एट प्रोटेस्ट साइट,
मॉस्किटो रैक हैवॉक, दिल्ली के मॉस्किटो दे आर वेरी डेंजरस, मॉस्किटोज रैक हैवॉक एट दिस सिंगू बॉर्डर। ये कपल फ्रॉम इटली हैं, डिफर्स रिटर्न टू जॉइन स्टेयर, ये इनका भी लैंड है, फार्मर्स हैं ये भी। देन दिस इज पेज नंबर 3, दिस इज फेदर वॉच, फेदर वॉच फ्लॉक ऑफ पेंटेड स्टॉक्स हैं, ये क्या है, पेंटेड स्टॉक्स। 5 मिनट इंग्लिश में एक बार हमने वीडियो देखा था बर्ड्स का भी, बर्ड्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स को विजुलाइज किया था कि कौन सी बर्ड कैसी होती है, बर्ड्स, हैव अ लुक। देन दिस इज फेदर वॉच, ये नया डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे नई पार्लियामेंट बनने की बात है, ऐसे ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी नया डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि आईजीआई एयरपोर्ट। सो अभी ये न्यूज़ में है। देन दिस इज नॉर्थ ईस्ट न्यूज़, यहाँ फिर से न्यूज़ आया है एंथ्रेक्स का। व्हाट इज एंथ्रेक्स? एंथ्रेक्स एक डिसीज होती है, एनिमल्स बैसिलस एंथ्रासिस, इससे ये एक डिसीज होती है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया से बनती है ये, तो दिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज एंथ्रेक्स। लाइव स्टॉक को बहुत ज़्यादा खतरा होता है इससे, तो अभी वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज एंथ्रेक्स का कुछ केसेस दिखे एलिफेंट्स में, इंडियन एलिफेंट्स पिटी, इनका बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, 2020 में काफ़ी मिजरेबल रहा। एलिफेंट्स जंबोज डाइड इन असम जयपुर फॉरेस्ट में। अब फिर से कल हमने राइनो देखा था, आज फिर नाम आ गया पोबितोरा का, मिनी काजीरंगा। फर्स्ट बर्न द कैरकस, अब ये जो बैक्टीरिया होता है ना एंथ्रेक्स का, इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना होता है, तो जो कैराकस होता है मतलब जो डेड बॉडी है एलिफेंट की, उसको बर्न करें, बरी करें एशेस को डीप इनसाइड द अर्थ, ताकि वो फर्दर इन्फेक्शन नहीं हो पाए। मास डेथ ऑफ लाइव स्टॉक, यूजुअली एंथ्रेक्स का इंडिया में इतना ज़्यादा दिखा नहीं है, अफ्रीकन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस आए थे, बट फिर भी इट इज़ बेटर कि हम प्रिकॉशंस करें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब ये जो नेक्स्ट है दैट इज़ वैक्सीनेशन। एन रूट मतलब टूवर्ड्स, महाराष्ट्र में डिप हुए हैं केसेस, एनएफएआई ने एक्वायर किया ये हाफ आवर फुटेज का टेलीफिल्म पुणे इंस्टीट्यूट से। ये एडिटोरियल है, ग्रेन एंड चाफ, सी वीट एंड चाफ एक होता है, मतलब वीट अलग करो और जो हस्क है उसको अलग करो, जो काम की चीज़ें हैं उसको अलग करो। स्टडी भी हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है पढ़ने के लिए, सब तो पढ़ नहीं पाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से फिल्टर करें। Center must find implement its proposal before continuing talks with the farmer. फार्मर्स और सेंटर में हेड ऑफ दिस बना हुआ है, स्टैंड ऑफ बना हुआ है, हेडवे नहीं मिल रहा है। सेंटर ने कुछ अग्रीमेंट किया, कुछ पॉइंट्स इन्हें दिए कि यहाँ हम चेंजेस ला सकते हैं, मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। सेंटर हैज नाउ ऑफर्ड अ रिटन अश्योरेंस, फार्म बिल, 3 फार्म बिल के नाम पता होना चाहिए, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस वुड रिमेन। तो एमएसपी एक सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, एप्रीहेंशन है, फार्मर्स को डर लग रहा है कि ये एमएसपी रिजीम कहीं गवर्नमेंट दिस कैंसिल नहीं कर दे, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो एमएसपी रिजीम है वो कंटिन्यू रहेगा, ये रिटर्न अश्योरेंस है। प्रपोजल टू अमेंड द लॉ जो था कि कंसर्न्स हो पैरिटी बिटवीन स्टेट एंड प्राइवेट मंडीज, अब फार्मर्स को एक और कंसर्न है कि बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कॉरपोरेट्स हैं, फार्मर्स वुड बी एट लॉस, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट का दिस है कि एक पैरिटी लाने की कोशिश होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडर्स होगा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी होगा, बट द पॉइंट इज आर दे सफिशिएंट, ये जो अश्योरेंस है वो सफिशिएंट है? फार्मर्स बोल रहे हैं ये इनएडिक्वेट है और ये हाफ हार्टेड अटेम्प्ट है। नो कंट्री, बड़ी अच्छी लाइन है, नो कंट्री सीरियस अबाउट फूड सिक्योरिटी कैन लीव फार्मिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस एंटायरली टू मार्केट फोर्सेस। इनविजिबल हैंड देखा था एडम स्मिथ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये जो मार्केट फोर्सेस होती है ये अपने आप ही इक्विलिब्रियम ले आती है, बट जो चीज़ें बहुत एसेंशियल है जैसे फार्मिंग हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, दे आर वेरी वेरी एसेंशियल, तो इनको हम कंप्लीटली लीव नहीं कर सकते हैं इन दी हैंड्स ऑफ मार्केट फोर्सेस। देयर हैज टू बी गवर्नमेंट बिकॉज इनमें एक वेलफेयर का भी मेजर होता है। इंडिया का एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, क्रॉप पैटर्न है, अनडाउटली रिक्वायर रिफॉर्म। अब एक फैक्ट तो ये हुआ, दूसरा फैक्ट ये भी है जो गवर्नमेंट बोलती है, इतने टाइम से फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर हो रहा है एंड लुक एट द सिचुएशन, अगर चीज़ों में नतीजे नहीं आ रहे मतलब सुधार की ज़रूरत है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, बिकॉज इतने अभी प्रोटेस्ट तो अभी हुए, फार्म बिल अभी हुए, इसके पहले हम क्या न्यूज़ कवर कर रहे थे, फार्मर्स डिस्ट्रेस में है, फार्मर्स की ये प्रॉब्लम होती है, फार्मर्स एक्सट्रीम उनको स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, नोबडी कैन डिनाई दैट। क्रॉप पैटर्न बोथ अनडाउटली रिक्वायर रिफॉर्म्स, बट
रिफॉर्म्स एक दूसरी प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए। रिफॉर्म्स जो होते हैं वो इंस्पायर करना चाहिए कॉन्फिडेंस। दिस इज लीडरशिप एंड दिस इज व्हाट वी नीड राइट नाउ। इंस्पायर लीडरशिप एंड ब्रिंग एवरीबडी इन कॉन्फिडेंस में ले उन्हें। देन दिस इज द सेवेंथ वन। सेवेंथ है ट्रू टू इट्स नेम। इसमें बड़ी तारीफ की है DCGI की कि उसने जल्दबाजी में अंडर प्रेशर इनको अप्रूवल नहीं दिया, इमरजेंसी यूजेज अप्रूवल। ये जो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन आया था, कोविड-19 वैक्सीनेशन, कैंसिल भी नहीं किया है, जस्ट पूछा है कि आप और डिटेल्स दो फेज 3 ट्रायल के जो वैक्सीनेशन के चल रहे हैं, सो दैट वैक्सीनेशन का अप्रूवल मिले वो एकदम साउंड प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स फॉलो करके हो, ट्रू टू इट्स नेम। DCGI ने और डेटा मांगा है इमरजेंसी यूज वैक्सीनेशन का, और जो गवर्नमेंट हेड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो भी प्रेस कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन इज अबाउट टू कम 2 to 3 वीक्स, तो इट इज़ गुड। तो इससे एक और लेसन है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू परफॉर्म इंस्टीट्यूशनल ड्यूटी एंड दिस मैंडेट जो आपके इंस्टीट्यूशन एंड पोस्ट ने दिया है। मैनी अ टाइम्स आप किसी पोस्ट पे होते हो ना, तो पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत होता है। यू हैव टू लर्न एंड हैंडल दैट थिंग, ट्रू टू इट्स नेम। देन ऑल इज नाउ फेयर इन इंडियाज एलिंग पेडागॉजी स्पेस। ये आर्टिकल लिखा है कृष्ण कुमार साहब ने, फॉर्मर डायरेक्टर हैं NCERT के। मैं एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें जो थॉट्स एंड एट्सेट्रा बताता हूँ ना, वो बहुत कुछ इंस्पायर होते हैं कृष्ण कुमार साहब के आर्टिकल से। बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है इनका, और जो चीज़ें ये बताते हैं ना बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। अब बिकॉज ही इज़ अ टीचर यहाँ NCERT, तो काफ़ी फर्स्ट हैंड बहुत अच्छा डिटेल्ड मैच्योर थॉट्स मिलते हैं यहाँ पे। इन्होंने ना बहुत अच्छी चीज़ कहा है। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ पेरेंट, एक बार इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि एजुकेशन सेक्टर में क्या चल रहा है और हमें हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट भी और एज अ पेरेंट भी। हाईली रिकमेंडेड दिस आर्टिकल, रीड इट वंस ऑन योर ओन। इसका अगर समरी यहाँ पे हम देखें तो द प्रॉब्लम ये है कि हमारे पढ़ाने के तरीकों में अक्सर प्रॉब्लम आया है। जैसे हम क्या करते हैं, नंबर्स की तरफ भागते हैं। ASER की रिपोर्ट पहले हम डिस्कस करते थे कि बच्चे 5th पास हो गए, 8th पास हो गए, बट उनको 2+2 क्या होता है नहीं बता पा रहे। एक सेंटेंस दे देते हैं, एक पैराग्राफ दे देते हैं, उसको पढ़ के समझाओ क्या लिखा है, वो उनको कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, पढ़ना नहीं आता है। ये प्रॉब्लम CSET के स्टूडेंट्स में भी होती है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, बिकॉज पढ़ते नहीं है, हम शॉर्टकट्स देखते हैं हर जगह, तो कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स हमें डेवलप करनी है। एनीवे, अब ASER की ये रिपोर्ट है, इसमें ऑलरेडी बताया था कि स्टूडेंट्स और जो पेडागॉजी है उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अब उसके बाद कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, और जो ऑफलाइन क्लासेस है वो बंद हो गई, जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं वो बंद हो गए। इससे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। एक तो स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं है इतना सारा डिजिटल ओवरडू के लिए, दूसरा जो टीचर्स हैं वो भी इतने कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन ऐसे पढ़ाने के लिए। तो इससे काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन का जो लॉसेस हुआ, क्वालिटी लर्निंग एंड ऑल पॉसिबल नहीं हो पाया। रिकनसाइल करें जो नया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो ये क्या करते हैं, ये चाइल्ड की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। एजुकेशनल थ्योरी हैज़ नॉट बीन ईजी। अब बिकॉज टीचर्स जो रेगुलर टीचर्स होते हैं और ये टीचर्स का स्टूडेंट से इंटरेक्ट कम हो रहा है, तो उसको फिल करने के लिए बहुत सारे बिजनेस एंड मार्केट फोर्सेस आ गई हैं यहाँ पे। अब इससे जो टीचिंग का एथोस होता है, एथिक्स होता है, वो काफ़ी जगह कॉम्प्रोमाइज़ भी हुए हैं। वर्चुअल और डिजिटल लर्निंग कोई पेनेशिया नहीं है। हमको ऐसा बेचा जाता है कि बस डिजिटल हो गया मतलब सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नो, वर्चुअल एंड डिजिटल लर्निंग इज नॉट पेनेशिया। ट्रस्ट मी, एग्जाम के एक हफ्ते पहले आप ऐसे वीडियो देखने नहीं बैठोगे। आप देखोगे जो पेन एंड पेपर में आपने लिखा है, नोट्स पढ़ा है, या फिर जो किताबें आपने देखी है आप उनको रेफर करोगे। वर्चुअल एंड डिजिटल लर्निंग इज नो पेनेशिया, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। मार्केट फोर्स जो होती है ये बड़ा डोमिनेट कर रही है, बिकॉज यहाँ पे मनी बहुत ज़्यादा है और थॉटलेस पॉलिसीज आ रही है। एक और इंस्टिल किया जाता है बच्चों में और पेरेंट्स में कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर ये नहीं किया तो आपका बच्चा पिछड़ जाएगा। इस डर से खेला जाता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। अब स्मार्ट वर्ड का भी बहुत ज़्यादा ओवर यूजेज किया जाता है टेक्नोलॉजी में। इफ़ यू रिमेंबर, स्मार्ट सिटीज़ करके एक बड़ा कॉन्सेप्ट आया था। स्मार्ट का वर्ड का ओवर यूज होता है। ट्रेडिशनल, इट्स ओके टू बी ट्रेडिशनल, इट्स ओके टू बी ओल्ड स्कूल। पैंडेमिक हुआ, प्रेशर हुआ, और उससे अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज है, अनसर्टेनिटी आ गई, उसका अब और एक्सप्लॉयटेशन होगा। सिस्टमेटिक जो वीकनेस थी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ASER रिपोर्ट ने भी जो बोला था, वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी। अब
डिजिटल पुश बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिजिटल गैजेट्स की बात हो रही है। अब इसमें फ़ी भी एक बहुत बड़ा चीज़ है, बिकॉज फ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ी देना हर किसी के बस की बात होती नहीं है। प्रेशर कहाँ पे आता है? मिडिल क्लास पेरेंट्स एंड मिडिल क्लास फैमिली में। 1 लाख रुपी फ़ी है, ये कैसे उसको अफोर्ड कर पाएंगे? और इससे फिर स्ट्रेस क्रिएट होता है, एंग्विश होता है, बच्चे में भी साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है कि इतना पैसा दिया है, अब ये करना पड़ेगा, ऐसे करना। दिस ऑल इज नॉट राइट. Childhood is now fully exposed to the attraction of the virtual world, and there is no one to offer a safety net. इंटरनेट भी एक डबल एज्ड सॉर्ड है। 50 इवन 75% इंटरनेट में जो चीज़ दिखती है वैसा होता नहीं है। बट चाइल्डहुड है, यंगस्टर्स हैं, इनको इतना समझ भी नहीं होता है सही गलत का, तो एक्सपोज टू द अट्रैक्शन ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड, और फिर इनको संभालने वाला कोई नहीं है। डिसेप्टिव वोकेबुलरी यूज होती है। जो टारगेट्स होते हैं, जैसे शशि थरूर साहब का एक एडवर्टाइजमेंट ट्वीट हमने डिस्कस किया था कि 15 दिन आपने ये कोर्स कर लिया तो आप शशि थरूर जैसी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। ये डिसेप्टिव वोकेबुलरी है, दिस इज नॉट ट्रू। ये 20 दिन का कोडिंग का कोर्स कर लिया, आपका 1 लाख का पैकेज लग जाएगा, 1 करोड़ का, नॉट नॉट ट्रू। फैसिनेशन ऑफ दिस प्रिकॉसिटी होता है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक चाइल्डहुड लॉस हो रहा है, और टू अर्ली एक्सपोजर इज नॉट राइट. This article is not about digital push. Digital push is required, but there has to be a way. There has to be a certain time, और there has to be a certain age. समय के पहले नहीं। यहाँ एक और बात लिखा है कि जैसे क्या बताया जाता है कि फॉल्स एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। जैसे जापान का इंस्टेंस दे रहे हैं कि जापान ने सारी प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स हटा दी है, अभी केवल डिजिटल वंस भी होगा। ये जो ट्रू नहीं है, ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आती है, दैट आर ऑल्सो नॉट ट्रू, रियलिटी नहीं होती। एक और चीज़ आपको बताते हैं, अगर आप सिंपल हार्ड कॉपी से पढ़ोगे ना, हार्ड कॉपी से पेन पेपर में, तो रिटेंशन ज़्यादा होगा। ये जो डिजिटल से आप जो भी पढ़ते हो ना, इसका रिटेंशन नहीं होता है। ये एक स्टडी में पाया गया था। जो हार्ड कॉपी रेगुलर वे होता है ना, लिख लिख के अपने पेन से आप लिख के देखो, टाइपिंग नहीं, लिख के देखो, ज़्यादा याद रहेगी चीज़ें, और स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो ये इस टाइप का चीज़ें हो रहा है, इसमें प्रॉपर रेगुलेशन की भी ज़रूरत है। ये कुछ बहुत अच्छे यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, आई हैव ट्राइड टू समराइज, बट इसको एक बार आप खुद भी पढ़ के देखना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे यहाँ पे। ऑल इज नाउ फेयर इन इंडिया एलिंग पेडागोजी स्पेस। पेरेंट्स को भी ये पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। देन दिस इज पॉलिटिकल न्यूज़। ये है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर्स फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एक और चीज़ होती है, एक टर्म होता है मिड करियर क्राइसिस। हम जब नए करियर्स में आते हैं, अपना करियर स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। फिर हम थोड़ा मिडिल लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो हमको मिड करियर क्राइसिस कई बार देखने को मिलता है। वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर्स में। बिकॉज क्या होता है, हम एक डोमेन में रिस्ट्रिक्ट होके रह जाते हैं, एक रोल में ढल जाते हैं, और फिर हम फ्लेक्सिबल नहीं रह पाते। और टॉप वाले बच्चे रहते हैं, सेव रहते हैं, जो नीचे वाले रहते हैं वो भी सेव रहते हैं। ये जो मिडिल है, ये मिडिल इनकम जैसे मिडिल क्लास फैमिली, ये हमेशा दिस ट्रबल में रहता है। तो आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर्स फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। सी क्या हो रहा है आईटी में, जैसे कंसल्टेंट्स होते हैं, अब जैसे नए जो रिक्रूट्स आते हैं, इनका लाइक ओपन है, इनको आप कुछ भी सिखा सकते हो, इनका कॉस्ट भी कम होता है। अपर जो मैनेजर हैं, दे आर यूजुअली सेफ। जो मिडिल वाले होते हैं, इनका रेलेवेंस थोड़ा कम नजर आ रहा है, और स्पेशली दिस प्रोजेक्ट मैनेजर, दे बिकम कंसल्टेंट फॉर क्लाइंट्स एज वेल एज लर्न कोडिंग, दे विल बी वैल्यूएबल। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि एक सेल्फ इमेज नहीं बनानी चाहिए कि मैं ये कर ही नहीं सकता, या ये मुझसे होगा ही नहीं। बी ओपन, ओपन बैरियर्स, मेंटल बैरियर्स नहीं बनाने। कोचेबल हो या नहीं हो, तो ऑलवेज बी कोचेबल। जैसे सम पीपल हैव दिस प्रॉब्लम, एटीट्यूड रहता है कि उनको सिखाना बहुत मुश्किल है कुछ चीज़ें, तो यूजुअली ना कोचेबल इज द डिजायर्ड क्वालिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है, और एडेप्टेबिलिटी होना भी ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, बहुत फास्ट पेस्ड यहाँ पे चेंजेस होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर्स आईटी क्राइसिस के बारे में लिखा है। आईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एफसी कोहली साहब के बारे में भी देखा था। आईटी इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, रेवेन्यू आता है, इंडिया की पहचान है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये प्रॉस्पर करे। फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, ईरान कैलकुलेटेड रिस्क है। ईरान अगेन यहाँ पे क्रॉस रोड पे है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आते ही अब इधर क्या ट्रैजेक्टरी होगी ये देखना होगा। ट्रंप तो कंप्लीटली अगेंस्ट थे दिस न्यूक्लियर डील एंड ऑल, स्क्रैप कर दिया था। बाइडेन का क्या टेक होगा
ओबामा डील थी बिकॉज न्यूक्लियर डील। लेट अस सी, इसमें अर्ली कमेंट्स देना इट्स नॉट राइट। लेट अस सी, हमें पता है ईरान डील क्या होती है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा हमें ये भी पता है कि यह अरब में और इसराइल में काफ़ी फ्रेंडशिप बढ़ रही है। अभी मोरक्को भी आगे देखते हैं। तो दिस इज ईरान्स कैलकुलेटेड रिस्क। इंडिया टोटली रेस्पॉन्सिबल है फॉर सिचुएशन। चाइना का ये स्ट्रैटेजी होता है सब पे ब्लेम कर दो ताकि इस पे ध्यान नहीं आए। इंडिया टोटली रेस्पॉन्सिबल फॉर सिचुएशन है। जयशंकर साहब के जो रिमार्क्स थे उसका इसने यहाँ पे जवाब दिया है। इंडिया और नेपाल स्टार्ट कर रहे हैं कमर्शियल फ्लाइट, सिक्योर बायो बबल, दिस इज अ गुड थिंग। एक रेगुलर फ्लाइट सर्विसेज फिर से स्टार्ट होगी। कोविड-19 के कारण ये स्टॉप हो गई थी। नाउ टेल मी व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन सच टाइप ऑफ इमेजेस। ये जब भी ऐसा देखते हैं, यूट्यूब में फुल ऑफ दीज वीडियोस है कि एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे, और एक्सीडेंट्स होने का रीजन क्या होता है, दिस सेल्फी वाटर पावर। यहाँ पे पुलिस वो मैन है, ये वार्न कर रहा है पीपल को, रिपीटेड अपील है। सी, दे फेल्ड टू हीड टू रिपीटेड अपील नॉट टू एंटर एन ओवरफ्लोइंग बैड डैम पुडुचेरी थर्सडे में। इसको अपना लाइफ रिस्क करके यहाँ पे जाना पड़ रहा है पुलिस पर्सन को कि आप यहाँ से जाओ, दिस इज प्रोन टू एक्सीडेंट, बट पीपल डोंट लिसन। अभी एएसआई का भी हमने एक देखा था आर्टिकल कि एएसआई को उधर बैरिकेड लगाने पड़े बिकॉज वो 14-15 सेंचुरी का दिस चैरियट टेम्पल है और वहां पे पीपल उस टेम्पल पे चढ़ के फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। टेम्पल बिल्डिंग मॉन्यूमेंट डैमेज होता है। सो दिस इज वन थिंग। फंडामेंटल ड्यूटीज, सेफ्टी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक बिहेवियर, सिविक एमिनिटीज, एथिक्स में ये आप कहीं केस स्टडी यूज कर सकते हो। न्यूज टेम्पलेट, ये उस्ताद डेबू हैं ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस इन चेन्नई। डांसर थे हु डिफाइड नॉर्म्स। इन्होंने अमेलगमेशन किया था, कथक का मर्ज किया था कथकली से। क्लासिकल डांस फॉर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट एंड कल्चर में गो थ्रू दिस एनसीईआरटी बुक, जस्ट हैव अ ग्लांस ऑफ सीसीईआरटी वेबसाइट, मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा जो चीज़ टाइम बच रहा है ना, वो टाइम आप दूसरी जगह लगाओ, ऑप्शनल पढ़ो, दूसरे सब्जेक्ट्स देखो, ज़्यादा रिवॉर्डिंग रहेगा वो। Sunday deadline for Brexit talk. There is not enough flexibility on the EU side. UK फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा ब्रेग्जिट का कोई नतीजे निकल नहीं रहे अभी, मतलब हार्ड ब्रेग्जिट, सॉफ्ट ब्रेग्जिट, और देर आर सर्टेन टर्म्स कंडीशंस, अभी क्लैरिटी नहीं है। तो लेट्स वेट फॉर संडे, ये क्लैरिफाई हो जाएगा। संडे डेडलाइन ये इन फुल फ्लो है। देन दिस इज सेरेमनी, देन दिस इज अबाउट वायरस केसेस। चाइना का ये चार्जेस है, इंडिया टोटली रेस्पॉन्सिबल बोल रहा है। नेपाल के साथ कमर्शियल फ्लाइट चालू हो गई है। वायरस वेरी इंडियंस इंडल्जिंग फिल्म क्रेज, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। नेटफ्लिक्स, अमेजोन, एक इसका फ्लिपकार्ट का भी है, क्या नाम है, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें अभी काफ़ी ज़्यादा इनके यूजेज बढ़ गए हैं। वायरस वेरी इंडियंस इंडल्जिंग फिल्म क्रेज एट होम, नेटफ्लिक्स। Then ये dancers who defied norms. Then it's date things. This is date. This is very delicious, very tasty. खजूर होता है ये, खजूर, जैगरी, made from date sap. बंगाली, उड़िया और बिहारी काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। This is खजूर का गुड़ है ये। Kind of jaggery, this popular. It's date things. हिमालयन पिंक सॉल्ट, ये भी काफ़ी हेल्दी माना जाता है, हिमालयन पिंक सॉल्ट। पैरोटा, पैरोटा में जीएसटी लगता है या नहीं लगता है, आंसर दिस क्वेश्चन, प्रीलिम्स में आया था। पैरोटा, पराठा, पैरोटा, रोटी। जीएसटी में ऐसा होता है, अनप्रोसेस्ड है तो शायद जीएसटी में एग्जेम्पशन हो जाएगा, अगर प्रोसेस्ड है तो फिर उसको टैक्स स्लैब में लाना पड़ता है। ये भी न्यूज़ में था, केरला पैरोटा। रीजिंग अ बज फ्री टोस्ट एंड पैंडेमिक शेप्ड कॉस्ट्यूम। संडे डेडलाइन है ब्रेग्जिट टॉक के लिए। देयर इज नॉट इनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द ईयू साइड, अभी चार्जेस, काउंटर चार्जेस लग रहे हैं। आयरलैंड का इशू भी था जिसमें कुछ रिजोल्यूशन पॉसिबल लग रहा था। मोरक्को, अब ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। मोरक्को टू नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल। इजराइल के साथ सबसे पहले यूएई ने साइन किया, फिर बहरीन भी आ गया, फिर ये आ गया मोरक्को भी। तो मोरक्को 4th नंबर है इजराइल के साथ जिसने रिकॉग्नाइज किया है। अदरवाइज ये जो सऊदी ब्लॉक था ये इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता था एज एन स्टेट, तो अभी इधर यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज भी कर दिया है। मोरक्को कहाँ पर है, वेस्टर्न सहारा, ये अफ्रीका, दिस इज वेस्टर्न सहारा, यहाँ पे मोरक्को है। तो इजराइल और किंगडम ऑफ मोरक्को फुल डिप्लोमेटिक अभी अपने कनेक्शन स्टार्ट कर देंगे। बहुत तेजी से यहाँ की जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, और ईरान का एंगल भी है, और यूएस इलेक्शन में बाइडेन भी आ गए। ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता जा रहा है ये सारी सिचुएशन,
और इसराइल यूजुअली जो दिस नॉट इन गुड टर्म्स विद ईरान, बट अब इसराइल और सऊदी ब्लॉक का फ्रेंडशिप बढ़ रहा है, तो दिस वी हैव टू सी। और जो यूएई हुआ या फिर सऊदी ब्लॉक भी हुआ, ये भी अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बिकॉज इनको समझ में आ गया है जो ऑयल है अब ये ज़्यादा टाइम तक नहीं है, दे नीड टू डाइवर्सिफाई देयर इनकम सोर्सेज। सो दिस इज मोरक्को टू नॉर्मलाइज टाइज विद इसराइल। बहरीन, सूडान, यूएई, इन तीनों ने ऑलरेडी कर दिया है। फोर्थ अरब नेशन अभी मोरक्को आ गया है। वेस्टर्न सहारा फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन। इफ यू मूव फर्दर, दिस इज बाइडन, ये इसराइल टू सेट टू ओपन पार्ट्स पैलेस, और ये है बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर 21 का जीडीपी है, कॉन्ट्रैक्शन के प्रोजेक्शंस हैं टू 8%। हम इतने टाइम से देख रहे हैं ये जितने भी प्रोजेक्शंस आते हैं ना, डू नॉट वरी अबाउट दीज नंबर्स, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं और 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये इनएक्यूरेट हो रहे हैं। एक्यूरेसी नहीं आ रही है यहाँ पे। एक्यूरेसी इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज कंडीशन ऑफ इकोनॉमी इज वेरी वेरी वोलेटाइल, नोबडी नोज, अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा बनी हुई है। बट द थिंग इज व्हाट वी नीड टू फोकस इज ऑन ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? तो एडीबी, एशियन लैंडिंग एजेंसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी बताइए। फास्टर देन एक्सपेक्टेड रिकवरी की बात कर रही है, और इन्फ्लेशन 5.8%। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या मैंडेट होता है? 4 ± 2। जो कुछ रीजंस यहाँ पे आइडेंटिफाई किए एडीबी की रिपोर्ट ने, वो ये बोल रहा है कि सबड्यूड डिमांड कंटिन्यू है, मतलब डिमांड नहीं आ रही। सप्लाई साइड में डिसरप्शन हो गया लॉकडाउन के कारण। पैंडेमिक हुआ, वर्स्ट इज ओवर, ऐसा हम बिलीव कर रहे हैं। वैक्सीन का ऑप्टिमिज्म दिख रहा है। अब जो रिकवरी होगी ना, वो रिलीफ और रिफॉर्म्स पे डिपेंड करेगी। कितना बड़ा रिलीफ फिस्कल पैकेज आ रहा है और उसी के साथ साथ हम कितने रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो दिस वुड डिसाइड अवर रिकवरी। देन यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने कहा 21,000 करोड़ ऑफ ड्यूज पेड किए एमएसएमई को। एमएसएमई की नई डेफिनेशन यू शुड डू, हैव अ लुक एट नोट्स। इंडियन ऑयल कॉर्प बैक एट फुल कैपेसिटी फॉर फर्स्ट टाइम सिंस फरवरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये इकोनॉमी के इंडिकेटर्स होती है कि आपका ऑयल कंजम्पशन कितना है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है, स्टील प्रोडक्शन कितना है। ये चीज़ दिखाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी हो रही है। तो ये दिखा रहा है फुल कैपेसिटी, दैट मीन्स फ्यूल कंजम्पशन वापस आ रही है, इकोनॉमिक रिकवरी के साइंस हैं। डील फ्रॉम ऑयल फर्म एल&टी ने जीता। दिस इज माइक्रो प्रोसेसर इन शॉर्ट सप्लाई, प्रोडक्शन सेल वॉल्यूम Q4 में ऑटो यूनिट। इंडिया दिस श्रंक हुआ अगेन। अपैरल ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ये अपैरल सेक्टर भी बहुत फेवरेट है, क्लोथिंग सेक्टर, बिकॉज कपड़ा उद्योग जो होता है इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होता है, स्ट्रेंथ है ये। स्मॉल टाउन सेल्स लेस हिट इन पैंडेमिक। अभी आप देखना मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह पहले ये फोकस करती थी मेट्रोज में, अब ये हिंटरलैंड पे फोकस करने लग गई है। Tier 2 Tier 3 सिटीज में अपने नए कस्टमर्स एंड बिजनेस को ढूंढ रही हैं। जैसे तनिष्क ने प्लान टू गो बियॉन्ड मेट्रोज पेइंग ऑफ, और ये हेल्प कर रहा है। ये टीवीएस के साइन, दिस वंशज साइन, एक साइन ऑफ इक्ष्वाकु एक बुक है, दैट्स अ गुड बुक, अमीश की बुक है। दिस द टीवीएस साइन प्लान्स फैमिली arrangement, this is a news. Majority Tata Group conduct prejudicial oppressive reiterate Mistries Council। इनका बड़ा this bitterness बहुत ज़्यादा आ गई है टाटा एंड दिस साइरस मिस्त्री शापोजी पॉलंजी ग्रुप पे। देन दिस इज स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में मीनवाइल दिस इज स्पोर्ट्स, ओके, सेवियर एंड फिटनेस इनिशिएटिव, पार्थिव मुंबई इंडियंस एंड हैमिल्टन ग्रैंड प्रिक्स अबू धाबी। तो ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है। इंडियन एक्सप्रेस भी देखते हैं। न्यू पार्लियामेंट विल फुलफिल एस्पायरेशन ऑफ न्यू इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा फाउंडेशन में। विलिंग टू टॉक है, नो दिस इज इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट क्लियरली बोल रही है नो ईगो, विलिंग टू टॉक एंड स्टिर। फ्लेक्सिबल शेड्यूल, ये एक बहुत बड़ा न्यूज होने वाला है अब। वाई? बिकॉज कोविड-19 हुआ, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया। अब वर्क फ्रॉम होम में रेगुलर ऑफिस आवर्स हो नहीं पाते हैं, तो मैनी अ टाइम्स जो कंपनीज हैं, बॉस है, वो एक्सपेक्ट करेगा कि यू आर वर्किंग एवरी डे, होल डे, एंटायर डे, so there has to be certain regulations. Some may be out of the ambit, but for most sectors और especially service sector में वर्क फ्रॉम होम की जैसी चीज़ें हैं, इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन लाने की सरकार अभी बात कर रही है। इस न्यूज़ को हम फॉलो करेंगे। जैसे 48 आवर वीकली वर्किंग लिमिट रिमेन हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप कब काम करना चाहते हैं या नहीं, बिकॉज दिस इज अगेन अब काफ़ी ज़्यादा स्केल बढ़ गया है वर्क फ्रॉम होम, और शायद 2021 में भी फर्स्ट हाफ में कंटिन्यू रहेगा वर्क फ्रॉम होम। Then this is Noida and Nadda
convoy, and this is he talked with every muscle in body, Astad Debu, and this is the city. See, एम्स ने स्टडी ने फ्लैग किया है लैक ऑफ एक्सरसाइज राइज इन स्क्रीन टाइम. दिस इज अगेन अ बिग कॉज ऑफ वरी. कोविड हुआ तो सब अब डिजिटल हो रहे हैं, दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं. पार्टिसिपेंट्स फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस. तो इसमें एक तो अनसर्टेनिटी है और टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम इज वेरी वेरी बैड. अब क्या हो रहा है कि एक तो फियर है कोरोना वायरस का, वरिंग अबाउट देयर फैमिली एक फियर आ जाता है, बोर्डम आती है, लोनलीनेस होती है, दिस इश्यूज आ रहे हैं साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल लॉसेस सबको हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. तो इससे क्या हो रहा है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल्स बढ़ रहा है और जो ये लाइफस्टाइल डिसीजेज है इसके भी केसेस बढ़ रहे हैं. तो कोविड इज देयर बट देयर आर सर्टेन अदर डिसीजेस जो बहुत ज़्यादा डेडली होती जा रही है. तो इस बात पे एम्स ने फ्लैग किया है लैक ऑफ एक्सरसाइज इज वन थिंग. आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, यू ऑल्सो डू दैट. लैक ऑफ एक्सरसाइज सबसे बड़ा कारण होता है और राइज इन स्क्रीन टाइम भी एक बहुत बड़ा रीजन है. तो वर्क ऑन दिस. डेडलाइन अक्टूबर 2022 है. दिस नया पार्लियामेंट का इस टाइप की बन रही है. स्टूडेंट्स से बोला गया कि नहीं, स्टूडेंट्स ने बोला अरेंजमेंट करो अनइंटरप्टेड पावर का और इंटरनेट का. ऐसा नहीं कि एग्जाम लिख रहे हैं पावर चला गया इंटरनेट चला गया. दीज आर द डिमांड्स, वेरी बेसिक डिमांड्स और ये फुलफिल होनी चाहिए. कीपिंग एन आई और दिस इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. पोलिंग स्टेशन, सी बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में पोलिंग स्टेशन और ये एक्सप्रेस नेटवर्क है. फॉर्मर एनवॉय टू यूएस अरुण सिंह साहब का एक्सपर्ट एट एक्सप्लेन टुमारो होगा. इसमें ये इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे उस पर अपने इंसाइट्स देंगे. हम इसको फॉलो अप करेंगे. एंड ऑफ द लाइन है 107 ईयर ओल्ड ट्रेन सर्विस था. ये ट्रेन सर्विस ट्राइबल वेजिटेबल सेलर, ये कहाँ पे था, साउथ गुजरात में. ये ना गेज होती है, अगेन 10th ज्योग्राफी में पढ़ा है, मीटर गेज होती है, ब्रॉड गेज होती है, नैरो गेज होती है. फिर एक टॉय ट्रेन्स होती है, हेरिटेज ट्रेन्स होती है ये. तो दिस इज नैरो गेज, ये छोटी गेज होती है इनकी. देन ये माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स शिफ्ट हो रहा है. माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, ओवरऑल जो क्लाइमेट है, सी एक होता है वेदर, दिन टू डे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो होता है वेदर, और जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टाइम वेदर के डेटा का एग्रीगेट होता है. जैसे यहाँ का कोल्ड क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, दिस इज क्लाइमेट. अब क्लाइमेट एक यूनिफॉर्म है और इसमें एक छोटे से जोन में एक माइक्रो क्लाइमेट बन गया है. तो माइक्रो मतलब एक विद इन बिग दिस बिग सबसेट सेट एक छोटा सबसेट है. वेदर वहाँ का डिफरेंट है फ्रॉम सराउंडिंग एरिया, तो उसको बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट. और ये माइक्रो क्लाइमेट का अपना यूटिलिटी होता है. जैसे डेजर्ट है, वहाँ कहीं ओआसिस है, माइक्रो क्लाइमेट बन गया. शहर में कहीं पे एक जंगल आ गया, माइक्रो क्लाइमेट बन गया. तो दीज आर माइक्रो क्लाइमेट. इनमें शिफ्ट हो रहा है और शिफ्ट होने का रीजन क्या है, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग. तो देर आर सर्टेन विजिबल चेंजेस, जैसे कि लैंड यूज पैटर्न बदल रहा है, वेटलैंड का डिसअपियर हो रही है, इकोसिस्टम में एनक्रोचमेंट हो रहा है, ह्यूमन बींग्स इस एरिया में जा रहे हैं, अर्बन हीट आइलैंड्स बन रहे हैं. अर्बन हीट आइलैंड, जैसे नोएडा अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है, अर्बन हीट आइलैंड, बिकॉज आसपास टेम्परेचर कम है. ये एक बबल हो गया जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बिकॉज वेहिकुलर एग्जॉस्ट आ रहा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आ रहे हैं, और उससे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट नजर आता है. तो दिस इज माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स शिफ्टिंग. Government to double JEE mains attempt to for next year. India Japan Air Force Chief talk ties. एक्सप्रेस नेटवर्क है ये है कार्बाइन. कार्बाइन डिजाइन बाय DRDO's पुणे फैसिलिटी कंप्लीट्स फाइनल फेज ऑफ ट्रायल. ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. DRDO MM का वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन है, पुणे बेस्ड फैसिलिटी है, फाइनल फेज इसके ट्रायल्स हो रहे हैं. काफ़ी अच्छा वेपन दिख रहा है ये, 700 राउंड्स पर मिनट रेट ऑफ फायर है. इंडियन आर्मी को इसका जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल कर सकता है. एडिटोरियल पेज, डोंट क्लोज द डोर. फार्मर्स को भी एंड गवर्नमेंट को भी सेम पेज में आना चाहिए, और जो रियल प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर की, वी शुड फोकस. रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, और वो भी कॉन्फिडेंस में, इन रियल जो चीज़ें हैं मैटर्स हैं उसको सॉल्व करना ज़रूरी है. देन दिस इज द टाइमिंग ऑफ द डेमोक्रेसी डिस्टेंट स्प्रिंग, small beginning of normal politics, remnants of song, reforms the Indian way. I was expecting this article. अमिताभ कांत साहब ने यहाँ पे अपने को क्लैरिफाई किया है कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, वो एक्चुअली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखा गया है, प्रेजेंट हो गया, इतना बड़ा इशू बना. इन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि इनका जो व्यू था
इंडिया इज टू मच ऑफ डेमोक्रेसी टू मिरर अ चाइना मॉडल। जो सवाल पूछा गया था ना वो चाइना के कंपैरिजन में पूछा था कि चाइना में, जैसे चाइना में बहुत ज़्यादा रूल्स स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं, कर्ब होती है बहुत सारी चीज़ें, तो उस रेस्पेक्ट में ही सेड दैट इंडिया में डेमोक्रेसी है, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज द वे इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। लिसन टू द लेस पावरफुल, द क्रुएलिटी कैमरा कांट सी, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स चाहिए कस्टडियल टॉर्चर के। ग्रिम है मतलब डल है, 3000 कोरोना वायरस डेथ। स्पेस एक्स का ये रॉकेट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉकेट होने वाला था मार्स में हमारे जाने का रास्ता ओपन करने के लिए, बट ये क्रैश हो गया। ट्रम्प सेज इजराइल मोरक्को अग्री टू नॉर्मलाइज रिलेशंस। ये है एक और चीज सी, हार्ट डिसीजेस बिहाइंड 16% ऑफ ग्लोबल डेथ इन 2019। ये जो डिसीजेज होती है ना, इसको बोलते हैं साइलेंट किलर, ये दिखती नहीं है, इस पे भी बहुत ज़्यादा हमें वर्क करने की ज़रूरत है। शुड यू इन्वेस्ट इन एन आईपीओ सी, अभी जब से पब्लिक ऑफरिंग कुछ ज़्यादा ही आने लग गई है, बुल रन चल रहा है, बट यू हैव टू बी केयरफुल। फ्रांस ड्राफ्ट न्यू लॉ अगेंस्ट रेडिकल इस्लामिज्म। वाई मलाना क्रीम कैनबीज हिमाचल वर्ल्ड वाइड। लिक्विडिटी का पुश है, डेट मार्केट जी सेक्स ऑन दिस ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस। बोरोविंग नियरली हाफ हो गई है। टाटा सन्स एंड शापोजी पॉलनजी ग्रुप में दिस फाइट चल रहा है। वैक्सीनेशन एंड फ्यूल प्राइसेस, पेट्रोल एंड डीजल। वैक्सीनेशन से ऑप्टिमिज्म होगा और उससे रिकवरी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये तो था इंडियन एक्सप्रेस, ये कुछ हेडलाइंस हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी आई पुट इट ओवर हियर। ये एक स्टेट बच गया था, काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट स्टेट है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के यहाँ पे है नेपाल, तो इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी हुई, नेपाल हो गई। यहाँ पर है उत्तराखंड, उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट था, बाद में उत्तराखंड सेपरेट स्टेट बनेगा। हिमाचल से भी कनेक्टेड है, दिस इज हिमाचल प्रदेश। ये हरियाणा है, यहाँ राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है और ये बिहार है। तो हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसकी कैपिटल है ये लखनऊ, लखनऊ इज द कैपिटल। ओके, सो दिस इज यूपी। यूपी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। तो आज हमने देखा यूपी के बारे में, माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स शिफ्ट, स्ट्रेस पॉइंट है एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज। देन फ्लेक्सिबल शेड्यूल, सर्विस सेक्टर। मोरक्को ने भी टाइज इसराइल के साथ स्टार्ट कर दिए हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट इन फुल फ्लो। रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक सेंस। इंडिया नेपाल आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर्स, दिस इज अबाउट एलिंग पेडागॉगी स्पेसेस। इस आर्टिकल को एक बार जरूर पढ़िएगा, लीड आर्टिकल है, ट्रू टू इट्स नेम, ग्रेन एंड चाफ, एंड दिस इज वैक्सीनेशन एंड एंथ्रेक्स। हेल्पेज इंडिया को ये अवार्ड मिला है। बिग टेक, इस पे एक व्यू पॉइंट बनाना बहुत जरूरी है, स्पेशली पोस्ट कोविड एरा में। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन पार्लियामेंट डिस्कस। सो दिस इज 11th of December 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.